तो 11th का बैच स्टार्ट हो गया। एक वीडियो यार डाला था इंट्रोडक्शन का, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखना ज़रूरी भी नहीं है, आपको यहीं से देखना और पढ़ना और समझना चाहिए। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, और कभी टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा। काम का ज़रूर था थोड़ा बहुत उसमें। तो बात समझें कि आज हम लोग डायमेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल डायमेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेलिंग वगैरह गलत होने की संभावना हमेशा रहती है। खैर, तो अब डायमेंशन क्या चीज़ होती है, किसको बोलते हैं डायमेंशन? तो जितनी भी यार फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं पूरे फिजिकल वर्ल्ड में, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको 7 फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही फिजिकल वर्ल्ड की 7 डायमेंशन कहा जाता है। जैसे मीटर है, जैसे टेम्परेचर है, जैसे मतलब लेंथ है, टेम्परेचर है, मास है, इस तरह की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको फिजिकल वर्ल्ड की 7 डायमेंशन कहा जाता है। तो हम आपको पहले वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बता देते हैं, यहाँ पे लिखवा देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ये सारी की सारी फंडामेंटल हैं, बात ध्यान रखें। फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ लिखे उनसे रिलेटेड यूनिट्स और उनसे रिलेटेड सिंबल। ये सब आपको पहले से ही पता होगा उम्मीद है, लेकिन हम आपको फिर से बता दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी बच्चे को अगर कन्फ्यूजन है तो ना रहे। लेंथ होती है एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका मोस्ट कॉमन यूनिट मीटर है, और इसका सिंबल स्मॉल m होता है। इसके बाद आता है मास, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम और सिंबल kg होता है। इसके बाद आता है टाइम, यूनिट है सेकेंड, सिंबल s होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट होती है एम्पियर और सिंबल होता है A। इसके बाद आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन और सिंबल है के। ये सिंबल किसके हैं? ये सिंबल है यूनिट्स के। खैर, नेक्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है लोगों को याद नहीं रहती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस की स्पेलिंग देख लेते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी जो यूनिट है वो है कैंडला, और ये हो गई इसका यूनिट का सिंबल। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 केवल बची है एक, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट है मोल, और सिंबल भी मोल ही होता है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इन्हीं को हम लोग 7 डायमेंशन मान सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग सबसे पहले मैकेनिक्स की डायमेंशंस को समझेंगे। जो मैकेनिक्स में डायमेंशन यूज होती हैं, पहला जो वीडियो हमने बनाया था, मैंने बताया ना कि उसको अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, मतलब आप इसी वीडियो से भी चीज़ों को पूरी तरीके से 100% समझ पाएंगे बिना उस वीडियो को देखे हुए। फिर भी यदि आपके पास समय हो तो आप पहले उस वीडियो से ज़रूर शुरुआत करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैकेनिक्स में हमने बताया था कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज से काम चल जाता है, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से काम कर चल जाता है। एक होता है मास, एक होता है लेंथ, और एक होता है टाइम। मैकेनिक्स में ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिल जाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इन्हीं से पूरी मैकेनिक्स की सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव हो जाती हैं।
तो मास की जो डायमेंशन है वो कैपिटल M होती है, लेंथ की जो डायमेंशन है वो कैपिटल L होती है, और टाइम की जो डायमेंशन है वो कैपिटल T होती है। तो मैकेनिक्स से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी वो इन्हीं डायमेंशन से निपट जाएंगी सारी। तो फिलहाल हम लोग मैकेनिक्स में यूज होने वाली डायमेंशंस को समझते हैं। देखिए जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो अगर हम लोग समझें तो पहला मान लीजिए आपको लेंथ की ही डायमेंशन लिखनी है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या लिखेंगे, कैपिटल L, और टाइम की अगर डायमेंशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में कैपिटल T। अब अगर आपको लिखना है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है तो वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब आपको पहचान में आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, इसका मतलब ऊपर तो L आएगा डायमेंशन, और टाइम तो टाइम है, इसकी डायमेंशन T होती है, तो ये आ जाएगा LT-1, और इसकी यूनिट क्या होगी, तो यार डिस्प्लेसमेंट की लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकंड, तो यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। ये है, बिल्कुल यही स्टार्ट है, यहीं से सब कुछ है। अगला देखें एक्सेलरेशन। आप पिछली वाली डायमेंशन को इस तरह से अरेंज किया है फॉर्मूलों को कि आप पिछली वाली डायमेंशन से अगली वाली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन बता दें जरा, LT-1, और टाइम की T, ये T ऊपर जाके और माइनस होगा एक, तो क्या हो जाएगा LT-2। अब वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड होती है, एक बार और सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो रही डायमेंशन LT-2 और ये रही यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे क्या है, आगे हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स यार क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की जो डायमेंशन है वो होती है कैपिटल M, और एक्सीलरेशन की तो अभी निकाली है LT-2, तो डायमेंशन आ जाएगी M LT-2, और इसका यूनिट, इसकी यूनिट बताएं मास की किलोग्राम, और इसकी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की तो यही होगी ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन कहा जाता है। तो ये न्यूटन ही वो व्यक्ति है जिसने आप लोगों के जीवन में जहर घोलने का काम किया है, फिजिक्स रूपी जहर। हालांकि जहर का निर्माता वो है और घोल तो खैर हम रहे हैं, है ना, क्या करें। तो ये है, देखिए तो वर्क जो है, अगला है वर्क Fs cos थीटा। ये केवल एक नंबर है, ये फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन बता दें जरा, MLT-2। यार ये चीज़ बराबर नहीं होती है, मतलब हम इसकी डायमेंशन लिख रहे हैं, भावनाओं समझें। कुछ लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर ये बराबर कैसे लिख दिया आपने, तो इतना भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला लिखा, उसकी हमने नीचे डायमेंशन लिख दी है, बात समझिए। ये हो गया, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ML2T-2। यार पहले मैथ्स वगैरह पढ़ाते थे तो कई सारे ऐसे कमेंट आए कि, है ना, ऐसा लगा कि दिव्य विज्ञान प्राप्त हो गया। खैर फोर्स की यूनिट बताएं न्यूटन, और इसकी बताएं मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को जूल भी कह सकते हैं। एक बात आप याद रखें, हम ये बात आपको कई बार बताएंगे कि वर्क के केस में ही न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। वर्क हो, एनर्जी हो, तब अगर न्यूटन मीटर लिखा होगा तो उसको जूल भी कह सकते हैं। लेकिन हमेशा हर फिजिकल क्वांटिटी में न्यूटन मीटर लिखा हो तो उसको जूल बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी जैसे टॉर्क है, टॉर्क की यूनिट भी होती है, अब हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, न्यूटन मीटर होती है, तो क्या उसको जूल कह सकते हैं, उसको जूल नहीं कह सकते यार, समझ रहे कि नहीं। तो ये वर्क और एनर्जी
के मामले में जब भी न्यूटन मीटर आएगा उसको हम जूल बोल सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद वर्क के बाद आता है काइनेटिक एनर्जी। दो तीन बातें समझने की, वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सब की यूनिट एक ही है जो हमने निकाली हुई है अभी। क्या निकाली है? mL2T-2। अभी बताते हैं कैसे। T की पावर -2 है यार, ये समझ रहे हैं ना। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² फॉर्मूला होता है। m की यूनिट कैपिटल M, मास है, और ये वेलोसिटी है LT-1, LT पावर -1 और यहाँ पावर 2, ये स्क्वायर है कि नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह आ जाएगा m और यह आ जाएगा L2 और यह आ जाएगा T-2। जब 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो समझ गए होंगे कैसे आ गया, mL2T-2 आ गया। ये डायमेंशन आ गई देखिए काइनेटिक एनर्जी की। अब अगर बात करते हैं इसके यूनिट की, तो मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों में लगा स्क्वायर तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी इसको जूल भी बोल सकते हैं। खैर, तो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग पकड़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 9th में यार फॉर्मूला आपको दिखाया गया था, mgh होता है, मास आएगा कैपिटल M। अच्छा, कुछ लोग इतने बढ़िया वाले हैं कि मतलब इतने ईमानदार हैं कि बोलते हैं सर 9th 10th तो हमने पढ़ा ही नहीं, उस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा था। M मास की डायमेंशन कैपिटल M, g की ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की क्या होती है LT-2, और ये लेंथ है, हाइट लेंथ एक ही बात होती है ना, तो इसकी डायमेंशन L, तो ये बन जाएगा mL2T-2। तो देख रहे हैं आप वर्क की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, इन सब की सेम डायमेंशन आई है। तो यार इसकी भी अगर आप निकालेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन तो न्यूटन हो जाएगा, और ये क्या होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर आ गया, इसको जूल बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है। समझ रहे, तो यूनिट तो ये हो जाएगी। अब आगे देख लें कि बाकी यार आपकी पास जो बुक होगी उसमें यार ये पूरी लिस्ट दी होगी, आप समझ हमसे लें और रटवा लें, वैसे रटाने के कई दिमाग सही करवा रहे हैं ये सब। पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब आता है टॉर्क। तो टॉर्क भी इन्हीं के ग्रुप में शामिल है, बस इसकी यूनिट थोड़ा मेल नहीं खाती है। देखो, टॉर्क होता है FR साइन, मतलब टॉर्क की भी यूनिट ये डायमेंशन सेम होती है और कुछ हद तक यूनिट भी सेम होती है। तो टॉर्क जो है, टॉर्क होता है FR साइन थीटा। F की तो जानते ही डायमेंशन mLT-2 और R की क्या हो जाएगी L, तो ये क्या बन जाएगा mL2T-2। यार वो जो थीटा लिखा है ना साइन थीटा, इतना, ये केवल नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ये आ जाएगा mL2T-2। बाकी ये आएगा न्यूटन मीटर, इसको गलती से भी जूल नहीं बोल सकते, जूल नहीं बोल सकते क्योंकि ना तो ये वर्क है ना एनर्जी है, समझ गए कि नहीं। इसको खाली न्यूटन मीटर ही बोलेंगे, मगर इसकी डायमेंशन सेम होगी, है उसी ग्रुप का, थोड़ा भटक गया है। जैसे अपने हिंदुस्तान में भटके हुए नौजवान होते हैं ना, वैसे ही वो असल में भटक कैसे जाते हैं, उनको बचपन में ठीक से अपने पेरेंट्स से बढ़िया से जूते नहीं पड़े होते हैं, बस ऐसे ही भटक जाते हैं। सही समय पे, सही मौके पे, दाहिने गाल पे ठीक से चप्पल पड़ा हो पिताजी का, भटक ही नहीं सकता इंसान। सलाम तो नहीं भटके। पावर, वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का देख लें भैया, वर्क का होता है
वही बता तो दिया, डायमेंशन ml2t-2 होता है और टाइम का t, तो ml2t-3 ml2t-3 वर्क अपॉन टाइम। अब देख लें, ऊपर बताइए वर्क यूनिट जूल, थोड़ी देर पहले बताई थी, और नीचे सेकंड, तो ये आ जाएगी जूल पर सेकंड, इसकी वाट लगा दो, समझ गए। तो दूसरी यूनिट इसकी जो है वाट भी होती है, और डायमेंशन आपको हमने दिखाई दी है ml2t-3 होती है, नोट कर सकते हैं। 9वां नंबर देख लें, 20 फॉर्मूले लिखवाएंगे आपको, 23 फॉर्मूले लिखवाएंगे। अगला है मोमेंटम, पूरी मैकेनिक्स में यही सब है। मोमेंटम क्या होगा भाई? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। बाकी का आप समझदार हैं। मास की बताएं कैपिटल एम, और वेलोसिटी बताएं LT-1, टोटल क्या आएगा MLT-1। मास का बता दें kg, और इसका वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड बताओ, आएगा कि नहीं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट, और ये आ गया MLT-1, यहाँ से भी आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। खैर, मोमेंटम के बाद आता है इम्पल्स। मोमेंटम के बाद क्या आएगा? मोमेंटम के बाद आएगा इम्पल्स। इम्पल्स होता है F इंटू डेल्टा टी। F है फोर्स, डेल्टा टी है टाइम। फोर्स की डायमेंशन होगी MLT-2 और टाइम की t होती है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा MLT-3। ये दिस इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। बाकी आप ये समझ लीजिए कि इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, इसकी होगी सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन सेकंड आएगी यूनिट। नंबर 11 नंबर देख ले, एंगल। एंगल आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला होता है। बहुत लोगों को ये फॉर्मूला महसूस नहीं होता है, हम करवा देंगे, लेकिन हम बहुत खतरनाक आदमी है। देखो इसे कैसे करवाते हैं, इधर देखो, ये बताओ हुआ, ये सेंटर है, सेंटर के आसपास पूरा एंगल कितना होगा? 2 पाई होता है। रेडियस बताओ कितनी होगी? r होती है, r रेडियस होती कि नहीं? और पूरा एंगल 2 पाई, रेडियस r, पूरी सरकमफ्रेंस कितनी आती है? 2 पाई r। अच्छा, तो पूरे 2 पाई एंगल में r रेडियस पे 2 पाई r सरकमफ्रेंस आ गई। अगर थीटा एंगल हो और रेडियस r हो तो इतने में कितना आएगा? थीटा r। तो ये हो गई आपकी आर्क। तो थीटा r क्या बन गया? आर्क। आर्क बन गया कि नहीं? थीटा r। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। आ गया कि नहीं? बस वही फॉर्मूला लिखा है, आर्क अपॉन रेडियस। अब दूसरी बात एक और समझ लो कि आर्क होती क्या है। तो आर्क ये वाली लेंथ होती है, ये लेंथ, ये वाली लेंथ देख रहे हैं, ये लेंथ है, और यहाँ पे रेडियस, रेडियस भी लेंथ होती है। यानी कि आर्क की डायमेंशन L होगी और रेडियस की डायमेंशन भी L होगी, डायमेंशन जाएगी कट, तो आ जाएगा M0 L0 T0। इसका क्या मतलब हुआ? किसी को पावर चढ़ाओ हुआ 0 तो हो जाता है 1। इसका मतलब ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और भैया ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसके अलावा इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसकी यूनिट होती है रेडियन। ये एक ऐसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जिसकी यूनिट रेडियन होती है। आगे समझें। आता है फॉर्मूला नंबर 12। फॉर्मूला नंबर 12 में दिया है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, इन दोनों में से कोई एक चीज़ को आप मान सकते हैं स्ट्रेन। बात समझे, देखिए कि यार अगर मान लीजिए आपके पास ये आटे की बोरी बांधने वाली बद्दी है, और आप बोरी को बांधने के चक्कर में इस बद्दी को खींच के इतना लंबा कर दिए, इतनी एक्स्ट्रा कर दिए, तो ये हो गई चेंज इन लेंथ, और ये थी आपकी पहले से ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा L अपॉन L कर देंगे, आ जाएगी स्ट्रेन। इसको बोलते हैं स्ट्रेन। अब आप बताइए कि इसकी कोई डायमेंशन होगी? इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ऊपर लेंथ नीचे लेंथ, तो लेंथ तो हिले लग जाएगी, ऊपर लेंथ और नीचे लेंथ कट जाएगी, तो डायमेंशन आएगी M0 L0 T0, यानी कुछ नहीं होगा, कोई डायमेंशन
नहीं है इसकी, केवल एक नंबर होगा और कोई यूनिट भी नहीं होती। नो डायमेंशन नो यूनिट, स्ट्रेन की ना तो कोई डायमेंशन है, नो यूनिट, कोई यूनिट भी नहीं है। फिर आता है 13 नंबर। 13 नंबर पे आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है रेस्टोरिंग फोर्स। यार जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाएंगे तो, या स्प्रिंग पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो आपको रेस्टोरिंग फोर्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा अपॉन एरिया। बट अगर अभी आपको समझना है तो थोड़ा बहुत आप हमसे सुन लें कि जैसे आप स्प्रिंग को ले लीजिए। जब स्प्रिंग को खींचते हैं ताकत लगा के, उसको लंबा करने का प्रयास करते हैं, उसकी लेंथ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो स्प्रिंग उल्टा एक फोर्स लगाकर अपनी लेंथ को बढ़ने से रोकने का प्रयास करती है। तो यानी कि उसको वापस जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में लाने का प्रयास करती है। उस तरह के फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। अब फोर्स तो फोर्स होता है, दंगल मूवी में नहीं देखा, कह रहा था गद्दा तो गद्दा होता है भाई साहब, तो वैसे ये फोर्स तो फोर्स होता है। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, mlt-2, और एरिया की डायमेंशन क्या होगी, L2। तो याद आएगा ml-1t-2, ठीक है ना। ml-1t-2 आ गया। अब चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर देख लें कि भैया 14 नंबर पे आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा यार, स्ट्रेस का हम लोगों ने लिखा नहीं क्या, यूनिट, ये होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा स्ट्रेस पे आ जाओ, स्ट्रेस की बताओ क्या होगी, ml-1 और t-2, और स्ट्रेन की क्या होगी, m0 l0 t0, यानी सब घटा बढ़ा के ml-1 t-2 ही आएगा, और यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगी। अब आता है प्रेशर। अब क्या आएगा, प्रेशर। प्रेशर यार फोर्स अपॉन एरिया होता है, होता तो कुछ और भी है, लेकिन अभी तो आप ये समझिए। फोर्स की डायमेंशन बता दें बस खाली हमको, mlt-2 होती है, और नीचे एरिया की बता दें कितनी होती है, L2। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो ml-1 t-2 आएगा। अरे यार 2 पर माइनस करो, 1 - 2 कितना होता है, -1। अब इसको देखो, इसकी यूनिट ऊपर वाले की न्यूटन, नीचे वाले की मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को आगे चलकर पास्कल कहा जाता है, पास्कल, ऐसे। तो ये 15 नंबर था, ये 16 नंबर। कोई फॉर्मूला मिस ना हो जाए इसलिए नंबर डालते रहते हैं। 16 नंबर आ गया फ्रीक्वेंसी। पूरा वीडियो आप वैसे भी देखते नहीं हैं, मगर अब क्या किया जाए, अपना काम तो करना ही है, समझ रहे कि नहीं। हम तो भाई पूरा अच्छे से बना के डालते हैं ताकि कोई देखना चाहे तो उसे मिल जाए, बाकी जो लोग नहीं देखना चाहते, जितना देख रहा है उतना ही ठीक है। 1 अपॉन टाइम पीरियड बताओ कितना होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड के बताओ डायमेंशन, कैपिटल टी, ऊपर जाके टी इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सेकंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं कभी मौका लगे तो। फिलहाल इसकी डायमेंशन होगी t-1, और इसको बहुत अगर खूबसूरती से सजा के लिखना चाहो तो m0 l0 t-1 लिख दो, ठीक है ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी आ गई। और अब फ्रीक्वेंसी के बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी, 16-17, एंगुलर वेलोसिटी। समझ जाओ कि एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप बहुत देर से जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। एंगल की कोई होती क्या, नहीं, तो फिर ये एंगल ही तो है, m0 l0 t0, और इसकी t होती है, तो कहने का मतलब आएगा m0
m0 l0 और t-1। और लेकिन इसकी यूनिट बताई थी एंगल की, क्या यूनिट बताई थी? रेडियन। तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड की यूनिट, मतलब किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर वेलोसिटी के बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसका आज अलग है भूकाल है, मतलब ना ये वेक्टर है, ना खाली न्यूमेरिकल वैल्यू है, ना ससुरा स्केलर है। इसकी अलग है समस्या है, इसको टेंसर बोला जाता है, मतलब इसका किसी के साथ बनती ही नहीं है। समझ रहे हो? ये इसका वो है ना जो हिरण्यकश्यप था, बोलता था कि ना मैं जमीन में मरूँ, ना आसमान में मरूँ, ना दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, मतलब वो हालात है इसके। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला देख लो इनका, सिग्मा एम आर स्क्वायर। बाकी सब आसानी से हो जाते हैं, इनको सिग्मा सिग्मा भी लगाना पड़ता है, मतलब झालर वालर न लटकाओ, इनको मजा नहीं आता। देखो आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। बताओ ये मास है, मास की डायमेंशन बताओ कितनी होगी? m, और r की l, और स्क्वायर लगा दो 2, तो क्या हो गई? ml2। इसकी डायमेंशन हो गई ml2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई। अरे यार इसकी किलोग्राम, इसकी मीटर, स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर, तो वही किलोग्राम मीटर स्क्वायर यूनिट। और ml2 हो गई इसकी डायमेंशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद आता है वो, यार एंगुलर वेलोसिटी लिखा था ना, उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, और इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से। खैर अब आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम थोड़ी बहुत बात हम आपको बता सकते हैं, वो बता देते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है आई ओमेगा। बात समझो, जब मोमेंटम की बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, तो बेटा आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में जब एंगुलर करने लगे तो ये जो आई है वो मास की जगह ले लेता है, और ये जो ओमेगा है वो वी की जगह ले लेता है फॉर्मूलों में। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? आई ओमेगा। अब यार आई की डायमेंशन उधर लिखी है ml2, और ओमेगा की डायमेंशन t-1 थी शायद, तो क्या हो जाएगा? ml2 t-1, ml2 t-1। और यार ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंगुलर मोमेंटम। ml2 t-1 न्यूटन नहीं, ये मास है ना, मास। कभी कभी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये देखिए मास की क्या होगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ml2 t-1 इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन। अब बात करते हैं, तो यार हम लोग पहुंच गए हैं लगभग एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो ये है 19 नंबर, यानी कि ये है 18 नंबर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उम्मीद है कि अगर आप नोट कर रहे होंगे तो कर ही लिया होगा। खैर 19 के बाद आते हैं 20 पे, सरफेस टेंशन। देखिए यहाँ पे लाइट वाइट की समस्या रहती है, तो मान लीजिए कि ये बीच में लाइट चली गई, तो जहाँ तक वीडियो बन जाएगा उतना ही अपलोड कर देंगे। दोबारा यार वीडियो बनाने में बहुत गड़बड़ होती है, टाइम रहता है कम। फोर्स अपॉन लेंथ, देखो फोर्स का होता है mlt-2, बाकी का मटेरियल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, लेकिन फोर्स की डायमेंशन mlt-2 होती है और लेंथ की डायमेंशन l। अब यार यहाँ से l काट लो, तो बताओ mt-2 आएगा कि नहीं? इसकी आ जाएगी mt-2। अब कोई कहेगा कि नहीं हमको वो बताओ, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी यार। फोर्स की यूनिट न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। सरफेस को भी कभी कभी टेंशन हो जाती है। और इसके बाद आता है स्प्रिंग कांस्टेंट। एक बैच में यार अभी स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो खैर जो भी है। 21 नंबर स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर F/x होता है, जिसमें से F फोर्स है और x डिस्प्लेसमेंट है। तब फोर्स की डायमेंशन mlt-2, यार इतनी देर से अगर देख रहे होगे तब तो याद ही हो गई होगी। और इसकी बताओ l होगी, इसकी क्या होगी? l कट जाएगी तो mt-2 आ जाएगा। अब यूनिट न्यूटन पर मीटर होगी यार। ये फोर्स, ये लेंथ, फोर्स की होती है न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर यूनिट हो जाएगी।
दो फॉर्मूले और रह गए हैं और मैकेनिक्स की डायमेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, फिर बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। देखिए फॉर्मूला है डायमेंशन का, किसका, सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया। एनर्जी की डायमेंशन ml2 t-2 और एरिया की क्या होती है L2, तो ये आ जाएगा mt-2। सबकी मैच करवाने पर तुला है। एनर्जी है तो यार इसका जूल और नीचे वाले का मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आएगी। और इसके बाद जो है सरफेस एनर्जी हो ही गई है, अब बचती है इंटेंसिटी। 23 नंबर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। यार बहुत लोग पूछते रहते हैं कि बुक कौन सी लें, तो यार पहली बात तो 2-3 बातें बता दें कि कुछ लोग आप में से इतने महान होंगे कि उन्होंने अभी अभी मतलब 2 फॉर्मूले भी नहीं पढ़े होंगे, है ना। व्हाट इज फिजिक्स वाली डेफिनेशन पढ़ ली होगी गलती से, मान लो मेरा ही वीडियो देख लिया होगा, उनको लगा होगा कि अरे आईआईटी का सिलेबस बहुत गिर गया है। अबे आईआईटी में जो पूछा जाता है ना वो ये सब नहीं है, इसके ये तो केवल बेसिक है, मतलब इसको यूज करके कॉन्सेप्ट हैं उन पे काम होता है, समझ रहे हो। तो मतलब पागलों की तरह जाओगे और IE एरोडो खरीदोगे, है ना, पहले दिन से तुम ये लगाओगे, तो समझ लो कि तुम्हारा सिलेक्शन अगर होने वाला होगा तो अब नहीं होगा अगर तुमने ये वाली बुक पढ़ ली तो, समझ गए। तो इसको तो छूना भी नहीं। फिर दूसरी बात देखो यार, पहले अपनी जो 11वीं की बुक है उसको लगाओ पहले, उसको लगाने के बाद फिर SC वर्मा उठा सकते हो, SC वर्मा ट्राई कर सकते हो। SC वर्मा से ना हो जाए तो GC अग्रवाल लगाओ। बाकी अब क्या बताएं, GC अग्रवाल एक ऐसी बुक है जिसमें आपको थ्योरी वगैरह, थ्योरी पोर्शन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, तो आपको तैयार करना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो L2 काट देंगे। अब यार वो हमको पैसे थोड़ी देते हैं प्रचार करने का, हम खुद यार उनकी बुक से सहारा लेके पढ़ाई करते हैं, है ना। तो ना उनको इतनी ज़रूरत है, मतलब mt-3, तो ये आ जाएगा इसकी डायमेंशन। और अगर इसकी बात करें हम इसकी एनर्जी की जूल और ये मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर और ये टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो सकता है, या फिर यार ये बताओ एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं, वाट। तो वाट पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है यूनिट, चाहो तो वाट पर मीटर स्क्वायर लिख लो, चाहो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड लिख लो। तो ये दोनों में से कोई भी एक यूनिट काम कर जाएगी इंटेंसिटी के लिए। तो फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अभी आधे घंटे बाद शूट होगा और 1 घंटे बाद अपलोड कर दिया जाएगा।